अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव कोच। आज हम जिस शख्सियत से गुफ्तगू करने वाले हैं वो उर्दू अदब में एक खूबसूरत और मुफीद पहचान रखती हैं। वो एक मारूफ उर्दू नावल निगार हैं जिनके नावल तेरे इश्क में तबाह हुआ, मेरे मेहरमा, जुल्कफर और बीते लम्हे काराइन में बेहद मकबूल हैं। उनकी तहरीरों में जज्बात, एहसास, हकीकत साफ झलकती है। आज हम इनसे इनके अदबी सफ़र, नॉवेल्स और लिखने के अंदाज पर गुफ्तगू करेंगे। तो वेलकम करते हैं आज की राइटर गेस्ट मिस लुबानी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बारे में हमें कुछ बताएं, जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, स्टेटस, एक छोटा सा इंट्रो दे दें अपना। जी, मेरा ताल्लुक कराची से है और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है बहरिया यूनिवर्सिटी से। बीबीए की डिग्री है मेरे पास और इसके अलावा राइटर होने के साथ-साथ मैं टीचिंग भी करती हूँ। किताबें पढ़ने का शौक है, गार्डनिंग का शौक है, फ़ारिग वक़्त में खाना भी बना लेती हूँ। आपने अब तक कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं? जी, मैंने अब तक 7 से 8 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। माशाल्लाह। आप अपने सब नॉवेल्स के नाम बता दें, क्योंकि बहुत सी राइटर्स के नाम सेम होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। जी, मैंने बीते लम्हे, मेरे मेहरमा, तेरे इश्क में तबाह हुआ और मेरा गुनाह क्या था, तमन्ना के सराब, पछतावा, ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं अब तक। इनमें से कितने नॉवेल्स बुक फॉर्म में हैं, उनके नाम बता दें। इनमें से तो अब तक बीते लम्हे, मेरे मेहरमा, तेरे इश्क में तबाह हुआ, ये 3 किताबें हैं जो बुक फॉर्म में अब तक आ चुकी हैं। इंशाल्लाह आने वाले साल में मैं ज़ुल्कफल को भी पब्लिश करवाने का सोच रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस साल आपके सब ख्वाबों को हकीकत में बदल दे। आमीन सुमा आमीन, आप सबकी दुआएँ होंगी तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपका सबसे पहला लिखा नॉवल कौन सा है? अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट की जर्नी हमारे साथ शेयर कर दें। जी, मेरी पहली तहरीर थी मेरा गुनाह क्या था, जो कि एक सोशल रोमांटिक नॉवल था, जो कि ये बताता था कि एक गलतफ़हमी, गलत इल्ज़ाम इंसान की ज़िंदगी को किस तरीके से तबाह कर सकते हैं। आपकी राइटिंग जर्नी कब स्टार्ट हुई? कोई एक इंसिडेंट जो आज भी याद हो? राइटिंग जर्नी के हवाले से मैं पहले भी काफ़ी अपने इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि मैंने 9-10 साल की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। मेरी बहनें शेरो शायरी की किताबें पढ़ती थीं और डाइजेस्ट वग़ैरह उन्होंने मुझे ला के दिए थे, तो उन्हें पढ़ते-पढ़ते फिर मेरे अंदर शौक पैदा हुआ कि मैं लिखूँ भी और इस तरीके से आगाज़ हुआ मेरी लिखाई का। इसके अलावा जब मैंने प्रॉपर लिखना शुरू किया तो मैं खुद जाती थी डाइजेस्ट ऑफ़िसेज़ अपनी कहानियाँ देने और वहाँ घंटों-घंटों मैं एडिटर का वेट करती थी। फिर जब उनसे मुलाकात होती थी, तो वो बिना कहानी पढ़े ही मेरी कहानियाँ रिजेक्ट कर देते थे। तो फिर किस्मत का करना यही हुआ कि जो डाइजेस्ट जिन ऑफ़िसेज़ में जा के मैं बैठती थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वही कहानियाँ उन्हीं डाइजेस्ट में जाके छप गईं। तो ये एक छोटा-सा इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बस। आपने पहला पीस लिखा तो कैसा फीडबैक मिला? किसी ने इंकरेज किया या क्रिटिसाइज़? मेरे घर में या मेरे पूरे ख़ानदान में अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा शख़्स नहीं है जिसे लिखने का शौक हो। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं पहली इंसान थी या मैं पहली फ़र्द थी अपने ख़ानदान की, अपने घर की, जिसने ये ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि भई लिखना है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप कुछ नया करने का सोचते हो तो कुछ लोग एप्रिशिएट करते हैं और कुछ लोग आपको कहते हैं कि अरे नहीं, नहीं, नहीं होगा ऐसे, हमारे तो ख़ानदान में कभी किसी ने नहीं लिखा, तुम क्या ही कर लोगी, चलो शौकिया तुम लिख लो, 1-2 कहानियाँ छपती थोड़ी हैं। तो मेरे घर में भी यही था कि मेरी 2 बहनें हैं, तो एक बहन ने कहा कि बिल्कुल तुम्हें लिखना चाहिए अगर तुम्हें शौक है, तो उसने मुझे एनकरेज किया। तो दूसरी सिस्टर ने मुझे कहा कि अरे यहाँ तो इतने लोग बैठे हुए हैं लिखने वाले, तुम कहाँ तुम्हारी कहानियाँ छपेगी और इस तरीके से। और बस शौक की बात होती है, मुझे शौक था, मैंने सोचा था और मैंने उस शौक को नहीं छोड़ा। मैंने अपनी तालीम भी मुकम्मल की साथ-साथ, मैंने टीचिंग भी की और मैंने अपने शौक को भी थामे रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप सबके सामने हूँ। और जहाँ बात है मेरी पहली तहरीर की, तो वो जब मैंने लिखी तो मिक्स फीडबैक था। कुछ लोगों ने पसंद किया उसे, कुछ लोगों ने तनकीद की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तनकीदों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जो पॉज़िटिव फीडबैक था उसी को लेके चली। हाँ, मैं अपने जो मुझ पे तनकीद करने वाले लोग हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि वो जब तनकीद करते हैं तो फिर मैं अपने अंदर मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करती हूँ। तो उनकी तनकीदों ने आज मेरी तहरीरों को इस काबिल बना दिया है कि लोग उसे पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, डिमांड करते हैं, मैसेज करते हैं।
मेरे नॉवेल्स का इंतज़ार करते हैं। तो जहाँ कुछ लोग एनकरेज करते हैं, वहाँ क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही इक्वली बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक लिखारी के लिए। जब आपकी टीचर्स या फ्रेंड्स को पता चला कि आप राइटर हैं तो उनका रिएक्शन क्या था? बीते लम्हे जब पब्लिश हुई थी, 2021 की बात है, और जितना सपोर्ट मेरे क्लास फेलोज़ ने मुझे किया था, आई गेस इतना सपोर्ट मुझे, मैं कहूँगी, मेरे घर वालों से भी नहीं मिला। मेरी पूरी क्लास ने जस्ट मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरी किताब खरीदी थी, और जो नॉवेल्स नहीं भी पढ़ते थे, उन्होंने भी जस्ट मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मेरी मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने किताब खरीदी। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, उन सबका रिएक्शन बहुत अच्छा था, वो सब बहुत प्राउड थे मेरे ऊपर। मेरे टीचर्स बहुत खुश थे मुझसे, और उनके लिए शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि जब हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी और हम मेरी यूनिवर्सिटी का पहला दिन था, मुझे याद पड़ता है, इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, और उसमें मैंने ज़िक्र किया था अपने इस ख़्याल का कि मैं राइटर बनना चाहती हूँ। तो उस वक़्त भी उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया और मुझे दुआएँ दी, और जब ऐसा हो गया तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं था कि मेरे मेरे दोस्त या मेरी जो टीचर्स हैं, वो मुझे सपोर्ट करेंगे इस पे। तो उनका रिएक्शन काफ़ी प्रेडिक्टेबल था मेरे लिए। फर्स्ट नोवेल की स्टोरी माइंड में कैसे आई? पहली कहानी को लिखे हुए अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे वाक़ई याद नहीं है कि मैंने किस चीज़ से इंस्पायर होके वो लिखा था। बट यकीनन मेरे इर्द-गिर्द वो चीज़ हो रही होगी, और जिसका जवाब यकीनन मुझे लोगों से नहीं मिला होगा, या फिर कोई बात मेरे दिल में रह गई होगी, जो मैं शायद अपना यू ओपिनियन शेयर नहीं कर सकी होंगी। तो शायद इसी वज़ह से मैंने लिखा होगा। लिखना आपके लिए शौक है, प्रोफेशन है या हीलिंग? लिखना मेरा शौक भी है और पार्ट टाइम प्रोफेशन भी है, एंड ऑफ कोर्स हीलिंग भी है, क्योंकि जब मेरा दिल बहुत भर आता है या फिर मैं बहुत उदास महसूस करती हूँ, तो मैं लिखती हूँ, और मेरा मूड लिखने के बाद इंस्टेंटली बदल जाता है। तो मेरे लिए खुशी भी कह लें आप, या कुछ भी कह लें आप, शौक बोलें, प्रोफेशन बोलें, मेरे लिए सब कुछ है लिखाई। एक लिखारी के लिए सबसे अहम चीज़ इंस्पायरेशन होती है। आपके ख़्यालात आमतौर पर कहाँ से जन्म लेते हैं? जो बातें दिल में रह जाती हैं, कुछ चीज़ें जो हम बोल नहीं पाते, कुछ ऐसे ख़यालात, कुछ ऐसे थॉट्स जो बस अंदर ही अंदर कुट-कुट के दम तोड़ देते हैं। इससे पहले कि वो दम तोड़े, मैं उसे लफ्ज़ों की शक्ल दे देती हूँ। तो हाँ, इस तरीके से मेरे ख़यालात जन्म लेते हैं। राइटर्स ब्लॉक हर राइटर को होता है, आप इससे कैसे निकलती हैं? राइटर्स ब्लॉक बहुत कॉमन है मेरे साथ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर मुझे ये बीमारी ना होती राइटर्स ब्लॉक की, तो मैं अब तक कोई 50 या 60 कहानियाँ लिख चुकी होती। मेरी अब तक 20-25 किताबें पब्लिश हो चुकी होती। तो ख़ैर, इस चीज़ से मैं यूँ निकलती हूँ कि किसी अच्छे राइटर की, क्या कहते हैं, कोई अच्छा-सा नॉवल पढ़ लेती हूँ। तो ये होता है कि जब आप किसी अच्छे राइटर को पढ़ते हैं ना, तो फिर आपके अंदर वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागता है कि नहीं, मैं इससे बेहतर लिख सकती हूँ। तो फिर हाँ, इस तरीके से फिर वो ब्लॉक टूटता है मेरा। आपकी फ़ेवरेट राइटर और फ़ेवरेट नॉवल कौन-सा है? मेरी पसंदीदा राइटर नाज़िया कामरान हैं। उनका नॉवल इश्क-साद, बरमूडा ट्रायंगल, मकली मुझे बहुत पसंद है। वजह ये है पसंद होने की, उनका जो राइटिंग स्टाइल है ना, वो आजकल की जितनी भी लिखारी मैंने अब तक पढ़े हैं ना अपनी पूरी ज़िंदगी में, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत अलग लिखती हैं। अगर रोमांस भी लिखती हैं ना, तो वो बहुत अलग होता है। उनके नॉवेल्स के जो मौज़ू होते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। आजकल के अगर आप लिखारियों को पढ़ेंगे, या जो पुराने भी हैं, वो इस तरह के मौज़ू पे नहीं लिखते हैं। जैसे उनका बरमूडा ट्रायंगल है, वो साइंस फिक्शन है, और बहुत ही डिटेल में लिखा गया है। हर एक चीज़ को इतना खूबसूरती से बयान किया गया है। पढ़ के उनके नॉवेल्स को लगता है कि उन्होंने पूरी जान डाली है, पूरी रिसर्च की है, और मंज़र-निगारी भी बहुत बेहतरीन होती है उनके नॉवेल्स की। तो मुझे तो नाज़िया कामरान बहुत पसंद है, और उनके तकरीबन सारे ही नॉवेल्स बेहतरीन हैं, बट इश्क-ज़ात मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है। आपके लिखे हुए कैरेक्टर्स क्या वो रियल लोगों से इंस्पायर होते हैं? जी, कह सकते हैं कि मेरे जो नॉवेल्स के कैरेक्टर्स होते हैं, वो कहीं न कहीं रियल लोगों से इंस्पायर होते हैं, थोड़े बहुत। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अगर कैरेक्टर लिख रही हूँ, तो वो ए टू ज़ेड किसी शख्स का कॉपी होगा, ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें जो कैरेक्टर का नेचर, या फिर कोई फ़िज़िकल अपीयरेंस, या फिर कोई आदत,
जो होता है वो इंस्पायर होता है कैरेक्टर में, अदरवाइज़ पूरा कैरेक्टर नहीं होता। आपके लिए लिखते हुए क्या चीज़ें मस्ट होती हैं? कॉफ़ी, म्यूज़िक, टी या कंप्लीट साइलेंस? मुझे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन लिखना पसंद है। तो लिखते हुए मैं बिल्कुल खामोशी पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इर्द-गिर्द बिल्कुल अंधेरा हो और कोई इंसान मेरे आस-पास ना हो, क्योंकि मैं किसी मौजूदगी में भी नहीं लिख सकती। मुझे बिल्कुल तन्हाई चाहिए होती है और खामोशी चाहिए होती है लिखते हुए। हम एक फन सेगमेंट करेंगे जिसका नाम है बुक स्वैप कन्फेशन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आपने ऑनेस्ट आंसर देना है। ऐसी कौन सी बुक है जो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं की बट आप प्रिटेंड करती हैं कि आपने कंप्लीट पढ़ी है? यकीन करें, ऐसी कोई भी किताब नहीं है जो मैंने अधूरी छोड़ दी और मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैंने पूरी पढ़ ली है। जो किताबें मैंने पूरी पढ़ ली है मैं उसी पे तबसरा लिखती हूँ, अदरवाइज़ जो किताबें मैंने नहीं पढ़ी है मैं उसके बारे में बिल्कुल भी अपना कोई ओपिनियन ऑनलाइन या ऑफलाइन शेयर नहीं करती। आपके लिए हर नॉवल में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहा? नॉवेल लिखते हुए जो सबसे चैलेंजिंग मरहला होता है वो है रिसर्च करना। तो वहाँ जाके मेरी स्किल्स थोड़ी-सी माँद पड़ जाती है, अदरवाइज़ मुझे नॉवेल लिखते हुए कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ है या कैरेक्टर लिखते हुए कभी मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा है। सो हाँ, एक्सटेंसिव रिसर्च में आपकी मुसन्नफ़ा थोड़ी-सी कच्ची है, लेकिन अब वक़्त के साथ-साथ उसमें भी पुख्तगी आ गई है। मेरे मेहमान नॉवल के किरदारों की तहलीक में आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कौन से आए? मेरे मेहरमा मेरा वाहिद ऐसा नॉवेल है जिसे लिखते हुए मुझे बिल्कुल भी किसी भी किस्म की परेशानी या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। किरदार जैसे तैयार बैठे थे खुद को लिखवाने के लिए। हर सीन के बाद, हर एपिसोड के बाद मैं इतनी मुतमईन होती थी। मुझे पता होता था कि ये जब पब्लिश होगा तो रीडर्स का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। मैं श्योर होती थी 100%, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी मुतमईन इस नॉवेल को लिखने के बाद थी ना, मैं इतना मुतमईन मैंने कभी खुद को नहीं देखा नॉवेल को लिखने के बाद। ज़ुल्फ़क़र नॉवल की कहानी थोड़ी डिफरेंट लगती है, इसकी इंस्पिरेशन क्या थी? ज़ुल्क़िफ़ल एक क्राइम थ्रिल नॉवेल है और मेरे जो रीडर्स थे वो काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे कि आपको क्राइम बेस्ड नॉवेल भी लिखना चाहिए, तो इस वजह से मैंने ये नॉवेल लिखा। और मैं खुद भी चाहती थी कि मैं कुछ नया लिखूं, किसी नए जॉनर पे लिखूं। इससे पहले मैं रोमांस पे लिख चुकी थी, सोशल इश्यूज पे लिख चुकी थी, बट क्राइम थ्रिल थोड़ा सा डिफरेंट था मेरे लिए भी, तो इसलिए मैंने जुल्किफल लिखा है। और जुल्किफल की जर्नी को मैंने बहुत इंजॉय भी किया है। आपका लिखते वक़्त सबसे फ़ेवरेट पार्ट कौन-सा है? किरदार निगारी आप कह सकते हैं मेरा पसंदीदा पार्ट है लिखते हुए, क्योंकि कैरेक्टर ऐसी चीज़ है कि आप अपनी मर्जी का कैरेक्टर लिख सकते हो, जैसा आपको चाहिए। सर के बाल से लेके पैरों के खाल तक आप उसे अपने पसंद के मुताबिक ढाल सकते हो। तो हाँ, किरदार निगारी मेरा फेवरेट पार्ट है लिखते वक्त। क्या आप नॉवल लिखने से पहले मुकम्मल आउटलाइन तैयार करती हैं या फिर कहानी लिखते-लिखते फ्लो के साथ खुद ही डेवलप होती चली जाती है? मैंने कभी भी कोई नॉवेल प्लान करके नहीं लिखा या कोई आउटलाइन तैयार नहीं किया। बस मैं जब लिखने बैठती हूँ तो किरदार से किरदार निकलते हैं, कहानी से कहानी बनती है और इस तरह से बस चलता रहता है पूरा सिलसिला। बीते लम्हे नावल के किरदारों के कॉन्फ्लिक्ट्स और रेज़ोल्यूशंस कैसे प्लान किए? बीते लम्हे जब मैं लिख रही थी ना, तो मेरे ज़हनो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि ये एक नॉवल मैं किताबी सूरत में पब्लिश करूँगी। अभी मैंने जैसा आपसे कहा कि मैं कुछ भी प्लान करके नहीं लिखती, तो इसके कैरेक्टर्स और इसमें जो भी इस कहानी का प्लॉट है, कुछ भी प्लान नहीं था। और इस कहानी को लिखने में भी मुझे 2 से ढाई अरसा लगा है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं ऐसे पब्लिश करवाने की नीयत से नहीं लिख रही थी, तो मुझे जब जो जैसे समझ आया, जो किरदार मुझे जैसा बेहतर लगा मैंने लिख दिया। और अब मुझे इतने नॉवेल्स लिखने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये कहानी या इस कहानी का प्लॉट या कैरेक्टर्स या मंजर निगारी मज़ीद जानदार हो सकती थी। लेकिन वही है कि मेरा पहला नॉवेल था और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था और मैंने प्लानिंग भी नहीं की थी। तो इस हवाले से मैं कुछ नहीं बोल सकती। तेरे इश्क में तबाह हुआ नॉवल में सबसे चैलेंजिंग सीन कौन-सा था और क्यों? माफिया बेस्ड नॉवेल है, रिवेंज है इसमें। और इससे पहले मैंने कभी इस किस्म की कहानियां पढ़ी नहीं थी, तो हाँ, उसको लिखते हुए कहानी लिखते हुए इतनी मुश्किल नहीं हुई। हाँ, हज्जाज का किरदार और ईसा खिलजी का किरदार लिखते हुए मुझे थोड़ा सा मसला हुआ। मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी कि एक गैंगस्टर, एक माफिया बॉस का कैरेक्टर एक्चुअल में होता कैसे है। फिर अगर हम
पढ़ते हैं कि जैसे इस किस्म का कैरेक्टर अगर होता है जो मोरली ग्रे होता है, तो फिर उसमें अच्छाई दिखाना और फिर उस चीज़ को उसके प्रोफेशन के साथ कॉम्प्लीमेंट करके जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। बट जो रिस्पॉन्स पहले पार्ट में मुझे लोगों से मिला था, उसके बाद जब मैं इसका दूसरा पार्ट लिख रही थी तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कि जिस तरीके से जितना प्यार पहले पार्ट को मिला है, दूसरे पार्ट को भी उतना ही प्यार मिलेगा। तो काफ़ी स्मूथली लिखा मैंने दूसरा पार्ट। तेरे इश्क में तबाह हुआ नॉवल में किरदारों के ताल्लुकात और कॉन्फ्लिक्ट्स को इतना नेचुरल कैसे बनाया? देखिए, एक इंसान दूसरे इंसान से कब कनेक्ट करता है, जब वो देखता है कि सामने वाले शख्स के एहसासात में कोई झोल नहीं है। तो मैंने भी इस नॉवल के कैरेक्टर्स के जो एहसासात थे, उसे डीपली लिखने की कोशिश की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कैरेक्टर से, उनके इमोशंस से जुड़ सकें। और शायद यही वजह है कि इनके तमाम ताल्लुकात और कॉन्फ्लिक्ट्स इतना नेचुरल महसूस हैं। आपके काम का कोई एक डायलॉग, लाइन या पैराग्राफ जो आपके दिल के करीब हो? जी बिल्कुल, मेरे नॉवल तेरे इश्क में तबाह हुआ में हज्जाज यूसुफ ज़िंदानी का एक डायलॉग है, मैं तो शैतान था, मुझे खुद को इंसान बनने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इंसान धोखा खा जाते हैं, मैं भी खा गया। ये डायलॉग मेरे दिल के बहुत करीब है। ये डायलॉग पसंद होने की वजह ये भी है कि जब मैंने मेरे महरमा लिखा तो उसके बाद 2-3 महीनों तक मेरा कोई भी नॉवल लिखने का इरादा नहीं था। तो एक दिन यूं ही बैठे बैठे मेरे जहन में ये लाइन आई, तो मैंने सोचा क्यों ना पूरा नॉवल लिख दिया जाए। तो इस तरह तेरे इश्क में तबाह हुआ 1 से 1.5 महीने में मैंने मुकम्मल करके पब्लिश करवा दिया। जब आप लिखती हैं, आपको कहानी के किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा मेहनत या चैलेंज का सामना होता है? मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की शुरुआत जैसी भी हो, इख्तिताम दमदार होना चाहिए, और यहीं पे मुझे सबसे ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर बाय चांस मैंने हैप्पी एंडिंग कर दी तो फिर वो आवाम बुरा मान जाती है जो सैड एंडिंग पढ़ना पसंद करती है। और अगर मैं सैड एंडिंग लिखूं तो फिर मेरे वो रीडर्स फिर मुझसे गिला करते हैं कि जो हैप्पी एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दुश्वारी का सामना होता है। आप अपने नॉवेल्स में करैक्टर डिज़ाइन करते हुए पहले क्या सोचती हैं उनके बारे में? मैं सबसे पहले किरदार के फिजिकल फीचर्स की, क्योंकि जितना खूबसूरत होगा, ख़ास तौर पे मेल लीड, उतने ही ज़्यादा रीडर्स जुड़ सकेंगे। इसके अलावा मैं उनके नेचर, उनके बात करने का अंदाज़, उनका प्रोफ़ेशन क्या होगा, इसके बारे में लिखती हूँ। कोई ऐसा सीन या करैक्टर शेयर करें जिसे लिखते हुए आप खुद इमोशनल हो गई हों? जब मैं तेरे इश्क में तबाह हुआ के किरदार हज्जाज यूसुफ ज़िंदानी का डेथ सीन लिख रही थी, और जो लास्ट कन्फ्रंटेशन होती है अलफ और ईसा खिलजी और हज्जाज यूसुफ ज़िंदानी के दरमियान, वो सीन लिखते हुए मैं नो डाउट मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। और इस कहानी की एंडिंग मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं सेट करूँगी, बट मैं कंफ्यूज थी कहीं न कहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहानियों को यादगार बनाने के लिए कुछ किरदारों का मरना बड़ा लाज़मी होता है। तो हज्जाज यूसुफ ज़िंदानी उन्हीं किरदारों में से एक था, और जिसकी मौत ने मेरे रीडर्स के साथ-साथ मुझे भी रुला। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी नॉवल में आपने एक सीन लिखा हो और जब आप वो नॉवल पब्लिश करवा रही हों तो वो सीन डिलीट कर दिया हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैंने कुछ लिखने के बाद पब्लिश करवाने से पहले डिलीट करवा दिया हो, क्योंकि आज तक मैंने अपना वही काम पब्लिश करवाया है, जिस काम से मैं मुतमईन थी। आज के डिजिटल दौर में लिखने के अंदाज में क्या चेंजेस आए हैं? डिजिटल दौर में लिखारी के अंदाज में नुमायाँ तब्दीली आई है। आज का लिखारी मुख्तसर और सादा ज़बान में लिखने को तरजीह देता है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने लिखाई को ज़्यादा इंटरेक्टिव बना दिया मेरे ख़्याल से, जहाँ रीडर का फीडबैक एक लाइक और कमेंट की दूरी पर है। आपके हिसाब से राइटर दर्द से ज़्यादा लिखता है या खुशी से? मेरे हिसाब से राइटर दर्द से ज़्यादा लिखता है, ना कि खुशी से, क्योंकि आप तभी एहसासात को लिख सकते हो जब आप उस एहसास को समझते हो, और उससे भी ज़्यादा उस एहसास को खुद महसूस कर सकते हो। आप जितना गहराई में उसको महसूस करोगे, आपकी लिखाई में उतनी ही ज़्यादा गहराई और डेप्थ महसूस होगी वाले को। अब हम एक फन सेगमेंट करेंगे जिसका नाम है इफ़ योर पेन हैड अ पर्सनैलिटी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपका पेन एक कैरेक्टर होता तो उसका एटीट्यूड कैसा होता? अगर मेरा पेन एक कैरेक्टर होता तो उसका एटीट्यूड बेबाक होता, जो सच को बिना खौफ के लिखने की हिम्मत रखता हो।
कभी किसी करैक्टर के लिए ओवर ड्रामेटिक फ़ील किया? नहीं, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। माना कि मैं फ़िक्शन लिखती हूँ, लेकिन मैं हकीकत में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ऐसा इत्तेफ़ाक तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ अब तक। क्या कोई ऐसा वर्ड या लाइन है जो आप अपने नॉवेल्स में बहुत रिपीट करती हैं? अब मैंने नोटिस तो नहीं किया कि मैं कौन-सा लफ्ज़ बार-बार इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद लफ्ज़ मोहब्बत मैं अपनी तहरीरों में बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मैं गलत भी हो सकती हूँ बाय द वे, मैंने तो बस तुक्का लगाया है। कि अब तक कोई ऐसा करैक्टर लिखा है जिसे लिखते हुए आप थक जाती हों? जी, अभी हाल ही में जो मैंने नॉवेल लिखा था ज़ुल्फ़िक़र, उसके कुछ किरदारों ने मुझे थोड़ा-सा टफ़ टाइम दिया। ये कह लें कि मैं उन्हें लिखते हुए थोड़ा-सा थक गई। उनमें से शाहनवाज़ बेग का एक किरदार था, उनकी बीवी सारा बेग, और कहीं न कहीं मुझे जानान के कैरेक्टर ने भी थोड़ा-सा थकाया, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत रहा। लेट नाइट राइटिंग स्नैक क्या होता है आपका? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं लिखते हुए डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और मुझे अंधेरे में और खामोशी में लिखना पसंद है। तो स्नैकिंग का तो सवाल ही नहीं होता। आप दिन में लिखना ज़्यादा पसंद करती हैं या रात में? जी, मुझे रात के अंधेरे में, खामोशी में लिखना पसंद है। राइटिंग को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अगेन मैं यही कहूँगी कि मैं प्लान करके कुछ भी नहीं करती, लेकिन एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है कि मैं पाकिस्तानी ड्रामा राइटर बन जाऊँ, या मेरी तहरीरों पे टेलीफ़िल्म्स या ड्रामास बने, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर लिया। अल्लाह पाक आपकी ख्वाहिशों को हकीकत में बदल दें। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआएँ रही हैं, और इसी तरह आप सब मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरी तहरीरों को सपोर्ट करते रहे, तो मुझे लगता है कि वो दिन जल्दी आ जाएगा। आपको कैसा फ़ील होता है जब आपके रीडर्स आपके नॉवल की तारीफ़ करते हैं? उस वक़्त आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? जब रीडर्स मेरे काम को सराहते हैं, तो वो एहसास मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बस इतना कहूँगी कि ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत का हक़ गया है। अगर आपको कभी आपके किसी नॉवल की एंडिंग चेंज करने का मौका मिले तो आप किस नॉवल की एंडिंग चेंज करेंगी? एंडिंग तो नहीं, बस मेरा जो नॉवेल था मेरी महरमा, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो मैंने ट्विस्ट और जो सस्पेंस डाला था, वो थोड़ा-सा मज़ीद बेहतर हो सकता था। अब मैं मेंशन स्पेसिफिकली नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैं सीज़न 2 लिख रही हूँ मेरे महरमा का। तो जो कमियाँ सीज़न 1 में रह गई थी, वो इंशाल्लाह मैं सीज़न 2 में पूरी कर दूँगी। अदरवाइज़ ऐसा मेरा कोई नॉवेल नहीं है जिसकी एंडिंग से मैं सैटिस्फाई ना हूँ। आप कभी अपने किसी लिखे कैरेक्टर की फ़ैन हुई हैं? सुन के थोड़ा-सा अजीब लगेगा, लेकिन मैं फ़ैन किसी भी कैरेक्टर की नहीं हूँ जो मैंने अब तक लिखे हैं। हाँ, अगर तमाम किरदारों में से सबसे ज़्यादा अच्छा किरदार मुझे अगर किसी का लगा अब तक, तो वो मीर आहिल का किरदार है, हज्जाज यूसुफ ज़िंदानी का किरदार है, इल्हान औरंगज़ेब का किरदार मुझे बहुत पसंद है जो मैंने अब तक लिखा है। इसके अलावा मेरा एक छोटा-सा नॉवेल है, एक मुख्तसर सी मुलाकात, तो उसमें एक कैरेक्टर है मुख्तार, वो मुझे कैरेक्टर बड़ा पसंद है। तो ये कह सकते हैं कि पसंद है कुछ किरदार, लेकिन फ़ैन किसी की भी नहीं हूँ। आपकी लाइफ़ का कोई स्पेशल डे या कोई यादगार लम्हा अगर आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, जब मेरा अफ़साना मेरा गुनाह क्या था डाइजेस्ट में छपा, तो वो लम्हा, वो एहसास मैं कभी भी बयान नहीं कर सकूँगी। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा था। अपनी तहरीर को डाइजेस्ट में छपते देखना, क्योंकि उसके पीछे ज़ाहिर है एक मेहनत थी। जा के ऑफ़िसेज़ में बैठना, इंतज़ार करना, और फिर ये उम्मीद कि किसी दिन मेरी कहानी छप जाएगी किसी डाइजेस्ट में, और फिर वो हो जाए, तो फिर आप समझ सकती हैं कि कैसी फ़ीलिंग होती होगी इंसान की। इसके अलावा जब बीते लम्हे छपा, किताबी सूरत में आया, लोगों ने पढ़ा, वो एहसास भी बहुत ही अनमोल था मेरे लिए। और मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रही थी कि अली मियाँ पब्लिकेशंस के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मेरी किताबें छपें, और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में ये भी हो गया। तो ये कुछ लम्हात हैं जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी, और मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। क्या आप कभी ट्राई किया है डाइजेस्ट में अपनी स्टोरी पब्लिश करवाना? क्योंकि अब तो बहुत सी राइटर्स मेल के ज़रिए अपनी स्टोरीज़ पब्लिश करवा रही हैं डाइजेस्ट में। नहीं, अब काफ़ी अरसा हो गया है कि मैंने डाइजेस्ट के लिए नहीं लिखा है। अब ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू छप जाती हैं कहानियाँ, और लोग ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसलिए।
आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बाहर जाएँ या यूनी में हो और कोई इंसान आपके पास बैठा है या आपसे ही आपके नॉवल की तारीफ़ कर रहा हो, ये जाने बगैर कि आप ही इस नॉवल की राइटर हैं? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। अलबत्ता मेरे जो भांजे हैं, वो मुझे एक दफ़ा आके बता रहे थे कि उनकी जो क्लास टीचर हैं, वो अपनी फ़ेलो टीचर के साथ डिस्कस कर रही थी मेरी महरमा को, कि उन्हें वो नॉवल कितना पसंद है, तो वो सुन रहे थे। तो उन्होंने मुझे आके बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो क्या आपके भांजे ने टीचर्स को नहीं बताया कि ये हमारी खाला है? जी, जी, बिल्कुल, मैंने भी सेम सवाल पूछा था उनसे कि आपने बताया नहीं ये आपकी खाला का नॉवल है? तो उन्होंने मुझे कहा कि सुन के मुझे अच्छा तो बहुत लगा कि आपके नॉवल की तारीफ हो रही थी, लेकिन ये कि मुझे शर्म आ रही थी बताने में, क्योंकि वो बाय नेचर थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, शायद शर्माते बहुत हैं, बातचीत इतनी आसानी से करते नहीं है। दूसरा उन्होंने रीजन ये दिया कि खाला फिर वो मेरे पीछे पड़ जाती है कि मुझे मिलवाओ। तो इस वजह से उन्होंने ना बताना ही मुनासिब समझा। बात तो उनकी भी ठीक थी कि ये जानने के बाद टीचर्स आपसे मिलने की फरमाइश करती। क्या आपने कभी अपने रीडर्स के साथ मीट एंड ग्रीट किया है? अब तक तो ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं ज़रूर इस बारे में सोचूंगी। 2025 के बुक फेयर में जो कराची में हुआ था, इरादा तो था मिलने का, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से वो हो नहीं पाया। बट इंशाल्लाह किस्मत रही तो फ्यूचर में ज़रूर। इंशाल्लाह। अच्छा, अगर कभी आपको मौका मिले कि आप अपने किसी भी नॉवल पर ड्रामा बनाएँ तो वो कौन-सा नॉवल होगा? मैं किसी एक नॉवल का यहाँ नाम नहीं ले सकती, क्योंकि मेरी तो ख्वाहिश है बहुत बड़ी कि मेरे तमाम नॉवेल्स मैंने अब तक जितने भी लिखे हैं उन सब पे ड्रामा बने। तो एक नॉवल का नाम लेना तो ज्यादती होगी। चलिए फिर आपके रीडर्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और आपके फेवरेट चैनल वालों को मैसेज करते हैं कि इन सब नॉवेल्स पर ड्रामा बनाएँ। जरूर, प्लीज मेरे बिहाफ पे ये काम कर दीजिए, मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। अच्छा, वैसे आपका फेवरेट ड्रामा और फेवरेट चैनल कौन-सा है जिनके बने ड्रामास आपको बहुत पसंद हैं? फेवरेट चैनल्स हम जियो, एयरवाई, और आजकल मैं ग्रीन एंटरटेनमेंट के भी ड्रामास देख रही हूँ, बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा फेवरेट ड्रामा तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन आजकल जो मैं देख रही हूँ वो केस नंबर 9 है, पामाल है। ये ड्रामास मुझे आजकल अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा मैंने रिसेंटली जमा तकसीम देखा है, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और फेवरेट ड्रामास अगर मैं बोलूँ तो पुराने जो ड्रामास थे, जैसे कि वो हम सफ़र था, जिंदगी गुलजार है, ये ड्रामास अच्छे थे काफ़ी, जो मैंने रिपीट पर भी देखे हैं। आज की जनरेशन के राइटर्स या रीडर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? राइटर्स में नॉवल और ड्रामा दोनों राइटर्स हैं। वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं आजकल की जो जनरेशन के राइटर्स और रीडर्स हैं, उनको बस मैं एक मशवरा दूँगी कि वो रोमांस के अलावा भी दूसरे जॉनरास पे फ़ोकस करें। तो ये होगा कि हमें भी कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, और वो भी कुछ नया लिखेंगे तो उनके एक्सपीरियंस में भी इज़ाफ़ा होगा। और ड्रामा राइटर्स को मेरा मशवरा ये है कि भाई सास बहू और घरेलू पॉलिटिक्स के अलावा भी दूसरी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो देखने वालों के जहन पे अच्छा असर होगा। जैसे कि जमा तकसीम है, मुझे इस ड्रामे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हटके है, जो नॉर्मल टिपिकल सास बहू की जो कहानी होती है उससे बहुत मुख्तलिफ है ये कहानी। हम एक लास्ट वन सेगमेंट करेंगे जिसका नाम है 3 वर्ड स्टोरी चैलेंज। मैं आपको रैंडम 3 वर्ड्स दूँगी, 10 सेकंड के अंदर एक मिनी स्टोरी बनानी है। आर यू रेडी? बीइंग अ राइटर मैं कभी भी कंडीशंस या प्रेशर में नहीं लिख सकती, बट मैं आपके लिए कोशिश ज़रूर करूँगी। अरे थैंक यू कोशिश करने के लिए। तो जो वर्ड्स हैं वो ये हैं: बारिश, चाबी, धोखा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकंड खत्म हुए, अब अपनी स्टोरी सुनाएं जो आपने बनाई है। बारिश जोर से बरस रही थी, उसने पुरानी चाबी से दरवाजा खोला, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि अंदर पुरानी यादों के साथ एक धोखा भी उसका इंतजार कर रहा था। आई होप मैंने ये चैलेंज जीत लिया हो। टाइम लिमिट के हिसाब से स्टोरी अच्छी थी आपकी। जी जी, दिल रखने के लिए, तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। मैं हकीकत पसंद इंसान हूँ। अब सच कहती तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता। दिल रखने के लिए नहीं कहा, किसी भी राइटर के लिए टाइम लिमिट में स्टोरी लिखना बहुत मुश्किल होता है और ये तो फिर 10 सेकंड के अंदर स्टोरी लिखनी थी। चले, आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ। थैंक यू सो मच।
वैसे आपस की बात है, ये लास्ट सेगमेंट बड़ा मज़ेदार था। मुझे बड़ा मज़ा आया। आपको अच्छा लगा मेरे लिए बहुत है। मुझे तो पूरे इंटरव्यू में बहुत मज़ा आया। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके सवालात बहुत इंटरेस्टिंग थे। मुझे जवाब देके मज़ा आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर आप कभी लिखना छोड़ दें तो किस चीज़ से वापस आएँगी? यकीन करिए मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं कहानियाँ लिखना कभी छोड़ ही नहीं सकती। अगर मैं लिखना छोड़ दूँ तो मेरा ज़हन कहानियाँ बुनना कभी नहीं छोड़ेगा। और वही बात है ना कि मैंने आपसे आगाज़ में ज़िक्र किया था कि मैं मेरे लिखने की वजह मेरे ख़यालात ही हैं। जो बातें मैं बोल नहीं पाती, वो बातें मैं लफ्ज़ों की सूरत निकाल देती हूँ अपने दिल से। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं लिखना छोड़ दूँ। क्योंकि लिखना जस्ट हॉबी नहीं है, प्रोफ़ेशन नहीं है, मेरे लिए सब कुछ है। तो अभी तो फ़िलहाल कभी मुझे नहीं लगता कि मैं लिखना छोड़ूँगी और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे कभी मेरे ज़हन में ये थॉट लेकर भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। आपके ख़्यालात में जितनी भी स्टोरीज़ हैं, क्या आपने सब लिखी हैं या कोई स्टोरी ऐसी भी है जो आपके ख़्यालात में तो है लेकिन आप उसे लिख नहीं पाईं? मेरे ख़यालात ने अब तक जितनी भी कहानियों को जन्म दिया है, वो तमाम कहानियाँ मैंने अब तक लिखी नहीं हैं। बहुत सी उनमें से नहीं लिखी हैं। उसकी वजह यही है कि इस इंटरव्यू का आगाज़ में आपने मुझसे राइटर्स ब्लॉक के हवाले से पूछा था, जिसके जवाब में मैंने कहा था कि अगर मुझे ये बीमारी ना होती तो मैं अब तक 50-60 कहानियाँ लिख चुकी होती, 20-25 कहानियाँ किताबी सूरत में आ चुकी होती। तो बस यही एक वजह है, जो मैं अब तक उन तमाम कहानियों को लिख नहीं सकी हूँ। लेकिन मैंने अब तक जितना भी लिखा है, मैं अपने काम से सैटिस्फाई हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने रीडर्स तक पहुँचा सकूँ। खैर अगर मैं वो तमाम कहानियाँ लिख भी लेती तो शायद मैं उन तमाम कहानियों में से कुछ ही पब्लिश करवाती। इसका रीज़न एक ये भी है कि आई बिलीव इन क्वालिटी देन क्वांटिटी और मैं इसलिए मशहूर नहीं होना चाहती कि मैंने बहुत सारे नॉवेल्स या अफ़साने लिखे हैं। मैं इसलिए मशहूर होना चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। ये बात तो आपने सही कही कि बहुत सारा लिखने में और बहुत अच्छा लिखने में बहुत डिफरेंस होता है। न्यू राइटर्स के लिए कैसी एडवाइस जो उनके काम आ सके? नए लिखारियों को मेरा यही मशवरा होगा कि लिखने में जल्दी ना करें, अच्छे से किताबों का मुताला करें और हर जॉनर की किताब पढ़ें। इससे उनकी लिखाई में भी बेहतरी आएगी और उनकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। मैंने अक्सर नए लिखारियों के काम को पढ़ा है और उनकी लिखाई में पुख्तगी की कमी है और इसकी वजह यही है कि उन्होंने मुताला नहीं किया है किताबों का। तो मेरा तो यही मशवरा है कि आप अच्छे से पढ़ें चीज़ों को और उसके बाद लिखने की तरफ बढ़ें। थैंक यू सो मच नूर बानो कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपकी तमाम नेक तमन्नाएँ पूरी हों। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। आप अपनी फेवरेट राइटर का नाम बता दीजिए जिनका इंटरव्यू आप चाहती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नाज़िया कामरान काशिफ़ मेरी पसंदीदा मुसन्नफ़ा हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनका इंटरव्यू लें। मैं उनके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। इंशाल्लाह ज़रूर। आज की कन्वर्सेशन से हमें आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और आपकी राइटिंग जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला। नूर बानो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। व्यूवर्स अगर आपको आज का इंटरव्यू पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम किसी और क्रिएटिव सोल की कहानी सुनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।